नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दीपावली की छुट्टियों के बाद आज ये पहली क्लास है, हम लोग मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का ये जो है छुट्टियां और त्यौहार जो है बहुत अच्छे से बीता होगा। 15 दिसंबर 2019 पीसीएस प्रीलिम्स की डेट है और अब धीरे धीरे वो करीब आ रही है। आज से लेके अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 महीने का समय आपके पास है, यानी कुल 45 दिन। और ये 45 दिन आपके लिए निर्णायक है, क्योंकि आपको जो है अच्छे से जो है पूरे सिलेबस को रिवीजन करना है। इसमें साथ में जो है करंट अफेयर्स और सभी पर आपको जो है अपनी पकड़ मजबूत करनी है। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सबसे कठिनतम पीसीएस प्रीलिम्स देने जा रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार जो है 12-13 गुना लोग ही जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसीलिए ये पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से कठिन नहीं है, लेकिन सीट क्वालिफाई करने के लिए बहुत कठिन है। आपका पेपर बहुत आसान भी आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है, कठिन भी आ सकता है, लेकिन ये परीक्षा बहुत ही मुश्किल होने वाली है। और इसके लिए आपको जो है बहुत सजगता से और बहुत स्मार्ट अप्रोच के साथ जो है अब रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो है सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस को उसके पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स आप इसे कह सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसको नहीं ज्वाइन किया है या इसको डेमो टेस्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक विंडो खुल के आएगा, जहां पर लॉगिन, और जिनके पास अकाउंट नहीं है उनके पास यहां पे पूछा जाएगा कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहां क्लिक करें। तो आप अगर नए यूजर हैं, पहली बार जो है ऐप पे आए हैं, तो यहां पर क्लिक करेंगे, अपनी सारी डिटेल भरेंगे जैसे साइन अप में भरा जाता है। उसके बाद जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो यहां पर आप जो है लॉगिन कर पाएंगे। इस तरह से आपके सामने जो है लॉगिन के बाद पहला पेज खुलेगा। यहां पर क्या है, लिखा है टेस्ट। इसी टैब में आपको जाना है और आपके सामने आ जाएगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019। आपको डेमो टेस्ट देना है और उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है। उसके लिए आप अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है फ्री डेमो टेस्ट इस तरह से ये खुल जाएगा। और इसकी जो है पीडीएफ फाइल आपको यहां पर इस तरह से, जब आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये जो है यहां पर पीडीएफ फाइल भी शो करने लगेगा। और साथ ही आप ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे और इस टेस्ट दे पाएंगे। इसी तरह से जो लोग जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट लेना चाहते हैं वो भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो यहां पर हम लोग यूपी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। 25 टेस्ट हैं दोस्तों, इसमें पहले भी हम लोग बता चुके हैं। और 25 टेस्ट जो है इंक्लूडिंग डेमो है, जिसमें से जो है 10 फुल सिलेबस पर बेस्ड टेस्ट हैं, जिसको हम लोग फुल टेस्ट कहेंगे। बाकी सभी टेस्ट इंडिविजुअल हैं, सब्जेक्ट वाइज है, जिसमें से करंट अफेयर्स के 4 टेस्ट हैं, जिसमें से 2 जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और 2 जो है सबसे आखिरी में आपको 2 और 4 दिसंबर को दिए जाएंगे, जिससे कि आप जो है एग्जाम के बिल्कुल करीब तक का जो है करंट अफेयर्स को कवर कर सकें। तो आप डेमो टेस्ट की पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। टेस्ट लेना ना लेना वो आपका निर्णय है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन आप डेमो टेस्ट की क्वालिटी से ही जज कर पाएंगे कि हम जो है किस तरह के टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जनगणना सेक्शन से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या की सघनता, सघनता का अर्थ क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार, यानी यहां पर प्रतिशतता पूछी गई है, सबसे अधिक है। तो इनमें जो है सबसे ज्यादा एससी की सघनता जो है किस राज्य में है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या है, पंजाब। अभी हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे इसके ऊपर। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या की सघनता जो है इस प्रकार है। सबसे ज्यादा सघनता परसेंटेज वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है, जहां पर कितनी है 31.9% है। हिमाचल प्रदेश 25.2, पश्चिम बंगाल 23.5 और उत्तर प्रदेश में 20.7। ये एससी की जनसंख्या का परसेंटेज है।
अब अनुसूचित जाति जनगणना 2011 जो है, इसमें जो है बड़े छोटे सभी तरह से राज्यों को हम देखेंगे। तो अभी पहले हम बात करते हैं अधिकतम जनसंख्या के टर्म्स में, यानी एससी अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिकतम कहां पर है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। सबसे कम कहां पर है? मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में। ये हो गया जनसंख्या के मामले में। अब एससी की ही प्रतिशतता की बात करें तो अभी हमने बताया कि पंजाब इसमें नंबर 1 है स्टेट में, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जो है जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मिजोरम में, फिर नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में और लक्षद्वीप में। तो इसी में से जो है सवाल आते हैं। अधिकतम और न्यूनतम में जो है अलग अलग प्रतिशतता का अलग पूछा जा सकता है और उनकी आबादी के आधार पर अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता की दर जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम है? स्त्री साक्षरता की दर सबसे कम किसमें है? बिहार में है, क्योंकि बिहार में ही साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम पूरे देश में है। अब बिहार में स्त्री साक्षरता दर यानी फीमेल लिटरेसी सबसे कम है और कितनी है? 51.5% है। अब बाकी जितने प्रश्नगत राज्य हैं जिनका उसमें नाम दिया गया है, राजस्थान में 52.1%, उत्तर प्रदेश में 57.2% और नागालैंड में 76.1%। ये स्त्री साक्षरता की यहां पर बात हो रही है। अब पूरे देश में स्त्री साक्षरता का औसत दर कितनी है? 64.4%। ये देश का हो गया। और अगर पुरुष की बात करें तो 80.9% जो है पुरुष साक्षरता दर है, जिससे जो है स्त्री साक्षरता दर जो है काफी कम है। दक्षिण भारत में स्त्री साक्षरता दर काफी अनुकूल है। अब साक्षरता दर कैसे किसे कहते हैं और उसमें किनको साक्षर माना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में साक्षरता दर का पता लगाने के लिए जनगणना में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को, बच्चों को गणना की जाती है जो किसी भी एक भाषा को लिख और पढ़ सकते हैं, यानी उनको साक्षर होना चाहिए, वो लिखना और पढ़ना जानते हो और 7 वर्ष से अधिक उनकी उम्र होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में औसत साक्षरता दर कितनी है? 73% है। पुरुषों में साक्षरता दर 80.9% और स्त्रियों में 64.6%। ये अलग अलग भी पूछा जा चुका है। देश में सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है? केरला में है, जहां पर जब 94% लगभग है। अगर जो है ब्रेक करेंगे उसको तो 93.91% है। तथा सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार की है, जहां पर 51.5% जो है साक्षरता दर है। अब 5 शीर्ष साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा केरल हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। ये सभी जो ये 5 शीर्ष साक्षरता वाले हैं। न्यूनतम 5 साक्षरता दर वाले राज्य, सबसे कम बिहार का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये न्यूनतम 5 हो गए। अगला प्रश्न यहीं से देख लेते हैं, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्न में से किस एक प्रक्रिया का चयन किया जाएगा? यानी अगर कहीं की जनसंख्या स्थायित्व पे आ चुकी है तो वहां की कंडीशन कैसे होगी? कैसी होगी? स्थिर जन्म दर होगी और मृत्यु दर भी स्थिर होगी, यानी मृत्यु दर और जन्म दर दोनों जो है स्थिर हो जाएं, एक समान जो है दर पर आ जाएं, तो ऐसी दशा में जो है स्थायी जनसंख्या संरचना वहां पर उत्पन्न हो जाएगी। अब कई सारे जो है इसके सिद्धांत दिए गए हैं जननांकीय संक्रमण से संबंधित। तो स्थायी जनसंख्या संरचना जिसे स्टेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की स्थिति में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित तथा नीची दर पर बनी रहते हैं, अर्थात दोनों ही में ही परिवर्तन समान दर पर होता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर बनी रहती है। अब जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है, जिसको हम थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, इसका प्रतिपादन जो है WM थॉमसन ने 1929 में किया था। ये पहला फैक्ट हो गया जो पूछा जाता है, पर इसे वैज्ञानिक स्वरूप यानी इसे जो है इसकी जो व्याख्या साइंटिफिकली की थी वो फ्रैंक नोस्टीन ने की थी।
इसीलिए जो है फ्रैंक नोस्टीन को जननांकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है फ्रैंक नोस्टीन को। जननांकी अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या के विलंबित विस्तारशील चरण में किया जाता है। भारत जननांकी संक्रमण के 4 विस्तृत चरणों में से प्रथम 2 चरण पार कर चुका है। वर्ष 91 के बाद भारत जननांकी संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान में देश की जनसंख्या वृद्धि में लगातार गिरावट आ रही है, यानी जनसंख्या वृद्धि की जो दशकीय दर थी अब उसमें जो है कमी आना लगातार शुरू हो गई है। तो अगर पूछा जाए अवस्था कौन सी है तो जननांकी संक्रमण की भारत जो है तीसरी अवस्था में वर्तमान में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, कई बार पढ़ा भी है, ये 9 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं जो ऑफिशियल वर्गीकरण है उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का। अब ये 9 प्रकार की मिट्टियां कौन सी हैं? पर्वतीय मृदा, तराई मृदा, जलोढ़, लाल और पीली मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा, मध्यम काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदा, लवण प्रभावित मृदा और लाल बलुई मृदा। ये जो है 9 तरह की मिट्टियां हैं जो अलग अलग जो है क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा जाता है, यानी इसका जो है जो फिजिकल जो डिवीजन है वो 3 तरह से कहते हैं, और जिसका क्या आधार है? भूमि की बनावट। पहला क्या है? भाभर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी, फिर मध्य के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी और दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी। ये 3 जो है मेन रीजन है भूमि की बनावट के आधार पर। अब इसका जो डिटेल है मिट्टियों का पूरा वर्गीकरण आप PDF जरूर डाउनलोड कर लिए, उसमें दिया हुआ है, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है? तो उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.50% जो है आबादी निवास करती है। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जुड़े जो है कुछ तथ्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना पर मैंने जो है एक सेपरेट वीडियो पूरा कवरेज के साथ बनाया हुआ है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो वो वीडियो जरूर ढूंढकर जो है चैनल पर देख लीजिए, उसमें एक एक पॉइंट को बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है। भारत की कुल आबादी का 16.50% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल देखें तो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़, जो कि 2001 की जनगणना में कितनी थी? 16.62 करोड़ थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः पुरुष की जनसंख्या 10,44,80,510 और महिलाओं की 9,53,31,831 है। तो ये जो है कंपैरिजन भी है, 2011 का भी यहाँ दिया हुआ है। सन 2001 से लेकर 2011 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, जिसको हम दशकीय वृद्धि कहते हैं, 20.23% की हुई है, जो पिछले दशक में 25.80% थी। यानी जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद। सर्वाधिक आबादी वाले 4 जिले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले नगर हैं। सबसे कम आबादी वाले 4 जिले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती हैं। अब सबसे अधिक पुरुष आबादी, तो सबसे अधिक पुरुष आबादी जो है प्रयागराज की ही है, सबसे ज्यादा आबादी भी वही की है, और सबसे ज्यादा महिला आबादी भी प्रयागराज की ही है। 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना है? 15.41% है, जिसकी सबसे अधिक आबादी प्रयागराज जिले में ही है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक यानी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या
किस जिले में है? बहराइच में है। और सबसे कम कहां पर है? कानपुर में। ये प्रतिशत के अनुसार है। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.23% रही है। देश में उत्तर प्रदेश का इस मामले में 15वां स्थान है। अब सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाले 4 जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि की है गौतम बुद्ध नगर ने, उसके बाद गाजियाबाद, श्रावस्ती और फिर बहराइच। न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहां पर हुई है? कानपुर नगर में, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद बागपत का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। यूपी के शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, वाराणसी, फिर लखनऊ का है। यूपी के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले ललितपुर सबसे कम जनघनत्व वाला है, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर, फिर महोबा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। पुरुष साक्षरता दर 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2% जो है। 2001 से 2011 यानी 10 वर्षों के दौरान साक्षरता दर में 11.34% की वृद्धि हुई है। यानी अगर पूछा जाता है कि साक्षरता की दर की वृद्धि कितनी रही उत्तर प्रदेश में, तो 11.34%। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि के मामले में देश में तीसरे स्थान पर स्थित है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। तो ये जो है टॉप 5 हो गए। न्यूनतम कौन सा है? श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, फिर रामपुर। न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर में। लिंगानुपात 912 है, जो कि 2001 की तुलना में 14.14 अंक अधिक है। शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले हैं जौनपुर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया। न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय नोएडा है, उसके बाद बागपत। अगला प्रश्न देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कहां पर है? लखनऊ जनपद में है। अब कई सारे वैज्ञानिक संस्थान जो लखनऊ में है, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न बड़े शहरों में है, उसको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, इसको ITRC कहते हैं, ये कहां पर है? लखनऊ में ही है। सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लखनऊ में है, CMAP। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये लखनऊ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सहारनपुर जो है कागज का प्रमुख उद्योग केंद्र भी है उत्तर प्रदेश का, और वहीं पर जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी भी स्थित है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर में भी है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, तो टेक्सटाइल यानी चमड़े से संबंधित जो संस्थान है औद्योगिक, वो कौन सा है? कानपुर में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? इज्जत नगर बरेली में है। अगला सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो लखनऊ में है, और लखनऊ में पर्टिकुलरली ये रहमान खेड़ा नामक जगह पर है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, ये कहां पर है? आगरा में है। और इस इंस्टीट्यूट का जो स्पेशलाइज्ड नाम है वो क्या है? जालमा कहते हैं इसको, जालमा, आगरा में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, ये लखनऊ में ही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI के नाम से ये फेमस है, लखनऊ में है। नेशनल बॉटिकल गार्डन लखनऊ में स्थित है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है? कानपुर में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च यानी चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? झांसी डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज,
ये प्रयागराज जिले में है। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये नोएडा में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट यानी मांस अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? बरेली में स्थित है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कहां पर है? प्रयागराज में। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स ये भी प्रयागराज में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी पक्षियों पर जो अनुसंधान होता है तो ये बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। राज्य का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहां पर स्थित है? गाजियाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहां पर है? कानपुर नगर में। उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क कहां पर है? प्रयागराज में। और शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान बहुत बार पूछा जा चुका है, खासकर पीसीएस में ही 2-3 बार आ चुका है, प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? इसमें से ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला। बाकी जो है सभी उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ब्रज क्षेत्र का इसमें से जो है चरकुला नृत्य है। इसके बारे में देखते हैं। तो ये चरकुला नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य जो प्रश्न पूछा गया है ये उत्तर प्रदेश में राजपूतों द्वारा, नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा तथा जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में प्रचलित है। अब जब लोक नृत्य की बात चली है तो भारत के सभी राज्यों में जो प्रचलित लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता ये सभी फेमस हैं। उत्तराखंड गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, रासलीला यहाँ पर भी है। गोवा में तरंग मेल, कोली, दक्खनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, मोड़नी, जगर, रमाले, गोफ, टुन्नाया मेल ये सभी जो है गोवा में है। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, खाड़ा, फूलपति, गिद्दा, सोलरकी, सेल भड़ोनी ये सभी जो है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में पूछा भी जा चुका है इसमें से बुइया, छालो, वांचो, पासी कोंगची, पोपीर, बाराडो। केरल में कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम और काई कोट्टिकली ये सभी केरल के हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। महाराष्ट्र में लावड़ी नृत्य, नकाटा, दही कला, दशावतार या बोहादा ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं। सिक्किम में छू फाट नृत्य, सिकमारी, सिंगई चाम और डेंजोंग, तासियागु नृत्य ये सभी प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप में लावा नृत्य, कोलकाई और परिचा कली नृत्य। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओट्टम थेडम ये सभी इंपॉर्टेंट है। असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, कली गोपाल ये सभी जो है यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बिहार में जाट जाटी नृत्य ये अभी पूछा गया था जल्दी ही किसी एग्जाम में। उड़ीसा में ओडिसी तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उसके अलावा घूमरा, सवारी। मणिपुर में जो है डोल चोलम, रासलीला, लाईहारा ओबा ये सभी यहाँ के जो है फेमस नृत्य। मेघालय में जो है नांगपरेंग और लाहो इसमें से पूछा जा चुका है। इसी तरह से नागालैंड में अगर बात करें तो बांस नृत्य जो है यहाँ का बहुत ही फेमस है। त्रिपुरा में होजागिरी, गुजरात का गरबा, डांडिया रास, टिप्पानी, जुरून, भावई गुजरात के तो लोक नृत्य जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में जो है छपेली एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा सभी। जम्मू कश्मीर में रऊफ, मंदजात, कूद डांडी नाच ये सभी इसके इंपॉर्टेंट हैं। झारखंड में अलकप, कर्मा मुंडा, सरहुल, झीटका ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। कर्नाटक का यक्षगान जो है कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको जो है पीडीएफ से अच्छे से जो है देख लीजिएगा। पंजाब के नृत्य तो आप जानते ही हैं, भांगड़ा, गिद्धा,
नकुला, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध है। राजस्थान में घूमर, चाकरी, गणगौर, झूलन, और तमिलनाडु में भरतनाट्यम और कोलट्टम, ये सभी जो है वहाँ के बहुत ही फेमस नृत्य हैं। अगला प्रश्न, बलतोड़ा हिमनद यानी बलतोड़ा ग्लेशियर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये कराकोरम पर्वतमाला में या कराकोरम पर्वत श्रेणी हम कह सकते हैं, उसमें है। और इसी पर्वत श्रेणी में यानी कराकोरम में अन्य प्रसिद्ध भी हैं हिमनद ग्लेशियर, जैसे बियाफो है, सियाचिन, गार्डविन ऑस्टिन और हिस्पर, ये सभी जो है फेमस हैं जो कि यहाँ पर स्थित हैं। कराकोरम पर्वत श्रेणी क्या है? ये जो है ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, जिसे प्राचीन समय में कृष्णगिरी नाम से भी जाना जाता था। ये पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा का निर्माण करती है। यह पश्चिम में पामीर से लेकर पूर्व में 800 किलोमीटर तक की लंबाई में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई जो है 120 से 140 किलोमीटर के बीच में है और इसकी ऊंचाई शायद ही कहीं पर 55 मीटर से कम हो, यानी ये जो है 5500 जो है इसकी एक औसत ऊंचाई है। यहाँ पर अनेक ऊंची चोटियां स्थित हैं, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 8000 मीटर तक की है। विश्व की दूसरी और भारतीय क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2, जिसको जो है जो कराकोरम में ही है, जिसका गार्डविन ऑस्टिन नाम था, ब्रिटिश लोगों ने इसको दिया था, और चीनी लोग इसके जो है कोगीर नाम से जानते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों की उपस्थिति यहीं पर पाई जाती है, यानी कि कराकोरम श्रेणी में। अब कई सारे जो है ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो सियाचिन, नुब्रा, चौंग, ड्रैंग, ये सभी जो है पूरी लिस्ट है, आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा हिमनद जो है किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। तो इसी तरह से उत्तराखंड और जो है सिक्किम के भी हिमनद हैं जो कभी पूछे जा सकते हैं। इसमें विशेषकर सिक्किम में जेमू हिमनद, लोनक हिमनद और राथोंग, ये तीन ही हैं मुख्य, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड के अधिकतर आप जानते ही हैं, गंगोत्री, म्योला, मिलाम, पिंडारी, ये सभी हिल स्टेशन भी हैं वहाँ के जो है, और ये हिमनद भी हैं, ग्लेशियर भी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये विश्व की कुछ हवाएं हैं, पवने हैं, और उनका जो प्रवाहित क्षेत्र है, तो एक एक करके देखते हैं। डॉक्टर विंड जो है ये गिनी के तट पर चलने वाली हवा है। जूरन ये जूरा पर्वत यानी स्विट्जरलैंड में है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के मैदानों में चलती है। सिमूम जो है ये आल्प्स की पर्वतीय हवा नहीं है। सिमूम कहाँ है? ये अरब के रेगिस्तान में चलने वाली एक गर्म हवा है। अब जितनी भी पौने हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्वेश्चन इस पे प्राय आते हैं। तो सिमूम हवाएं अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जिसके रेत की आंधी आ जाती है। सिराको कई बार पूछा जा चुका है, ये सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली सिराको हवा के बालू के कणों से युक्त होती है तथा सागर से नमी धारण करने के बाद जब इटली में ये वर्षा करती है तब बालू के कणों वर्षा की बूंदें लाल हो जाती हैं, और इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं। यही पूछा गया है, क्योंकि जब वो भूमध्य सागर से नमी ले लेती है तो वहां पर जो है वो लाल लाल दिखने लगती है जब बारिश होती है, इस कारण इसको जो है रक्त की वर्षा या ब्लड रेन भी कहा जाता है। अब जोरम की बात कर लेते हैं। ये जूरा पर्वत से जेनेवा झील तक रात्रि में चलने वाली शीतल हवा है। देखिए हवाओं के बारे में दो चीजें, एक तो गर्म है कि ठंडी है, और दूसरी जो है कहाँ प्रवाहित होती है। दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरल ये कैसा है? ये पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर चलने वाली पवन है। नॉर्वेस्ट या नॉर्वेस्टर ये न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म, शुष्क तथा धूल भरी हवा है। नार्दर्न ये टेक्सास राज्य जो यूएसए में है वहां चलने वाली शुष्क तथा शीतल हवा है। नेवाडोज ये दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतीय हिम क्षेत्रों से इक्वाडोर की घाटियों में नियमित रूप से प्रवाहित होने वाली हवा है, जो कि एक एनाबायोटिक हवा है।
यह पर्वतीय वायु रात्रि विकिरण वर्ग से संपर्क में ठंडी रहने के कारण ढालों से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। पैम्पारो ये अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में चलने वाली प्रचंड वायु है। पेनोंटी ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेषकर कोर्सिको तट तथा भूमध्य सागरीय फ्रांस में चलने वाली शुष्क तथा ठंडी हवा है। सिस्टन ये पूर्वी ईरान के सिस्टन राज्य में ग्रीष्म काल में चलने वाली तीव्र उत्तरी हवा है, जिसकी गति जो है कभी कभी 110 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। इसे 120 दिन तक की पवन भी कहा जाता है। हबूब ये उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सूडान विशेषकर खार्तूम के समीप चलने वाली एक प्रकार की धूल भरी आंधी है। बाग्यो ये कहां से संबंधित है? फिलीपींस द्वीप समूह में है। बोरा ये क्रोएशिया में, बोरा यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा है। ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। मिस्ट्रल पवने कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये रोन घाटी फ्रांस में जाड़ों में चलने वाली एक ठंडी हवा है। मैस्ट्रो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवा है, जो यहाँ उत्पन्न होने वाली अवदाब के पश्चिम भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है। लू आप सभी जानते हैं, ये भारत में विशेषकर उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। हरमट्टन पवने ये सहारा मरुस्थल से उत्तरी पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है और गिनी के तट पर इस हवा को डॉक्टर विंड या डॉक्टर वायु के नाम से भी जानते हैं। यह इस क्षेत्र में निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाता है। काराबुरान ये ग्रीष्म के प्रारंभ में तारिन बेसन से चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। चिनूक इसको हिमबच्छी पवने भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है गर्म हवा होती है और ये बर्फ को गला देती है, जिससे जानवरों के लिए जो है चारे का इंतजाम हो जाता है, इसीलिए इसको हिमबच्छी पवन भी कहते हैं। फॉन ये आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना ये दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य में घाटी में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। इसी तरह से फ्राइजेम जो है ये ब्राजील की है। बरगस ये दक्षिण अफ्रीका में है। विरजोन ये जो है समुद्री पवन है, जो कि पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर चलती है। वेल्डावेल्स ये जिब्राल्टर जनसंधि तथा स्पेन के पूर्वी तट से सुदूर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली है। शामल ये मेसोपोटामिया यानी इराक तथा फारस की खाड़ी के बीच चलने वाली जो है हवाएं हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिगार किसकी सहायक नदी है? तो इनमें से सिगार जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बहुत इस तरह के प्रश्न आते हैं, बाएं से कौन मिलती है, दाएं से कौन सी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर सिंधु नदी में बाएं से जास्कर मिलती है, स्यांग, सिगार व गिलगिट। यानी अगर सिगार के बारे में पूछा जाए तो सिगार जो है ये बाएं ओर से मिलने वाली नदी है। अब दाएं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं? श्योक नदी, काबुल, कुर्रम और गोमल। ये दाईं ओर से सिंधु में मिलने वाली जो है इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब व झेलम आपस में मिलकर एक संयुक्त धारा का निर्माण करती तथा मीठानकोट के पास बाईं ओर से जो है ये इसमें मिल जाती है। अब सिंधु नदी प्रणाली या जो प्रवाह तंत्र है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो कि 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, और इसमें से अगर भारत में इसके बहाव की बात करें तो 3,21,279 वर्ग किलोमीटर जो है भारत में की क्षेत्रों की यात्रा करती है और इसकी कुल लंबाई जो है 2,880 किलोमीटर है और भारत में 1,114 किलोमीटर जो है। अब इंडस को ही सिंधु रत्ती के रूप में जाना जाता है। ये तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोखारयूचुंग नामक ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई 4,164 मीटर के पास तिब्बती क्षेत्र से निकलती है और ये पश्चिमी क्षेत्र की बहती हुई नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में ये बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का भी निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, गिलगिट, तोची, गोमल, हुंजा, दरास
जो कि इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक में जाकर पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलकर आती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मीठान कोट नामक स्थान है, वहां उसके पास जो है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। यानी उद्गम जो है इसका तिब्बत में और जो इसका मुहाना है वो अरब सागर में है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है बहुत ही धीमा है। सिंधु द्रोणी यानी सिंधु बेसिन का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर में, हिमाचल तथा पंजाब में, शेष भाग जो है पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी की जो लगभग लंबाई है वो 2900 है, कहीं कहीं 2880 होती है, तो 2900 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको देख लीजिए, इसका जवाब जो है कमेंट में दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो है यहाँ से डिस्कशन फिर प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।